डीएनए में हम अक्सर एक बात का जिक्र करते हैं कि देश की रक्षा करने वाले जवानों के घर जाना 4 धाम की यात्रा करने से कम नहीं है। आज विश्लेषण की शुरुआत में हम आपको एक ऐसे ही पवित्र घर में लेकर गए थे, एक ऐसे ही पवित्र परिवार से आपको मिलवाया था। वो घर सीआरपीएफ के जवान विक्की विश्वकर्मा का था और ये वही जवान है जिसे पत्थरबाजों की फौज ने बीच सड़क पर उनके साथियों के साथ अपमानित किया था। लेकिन ये जवान पूरी सहनशीलता के साथ उस वक्त खामोश था और अब हमारी टीम ने उनका और उनके पूरे परिवार का एक इंटरव्यू किया है। और जब ये इंटरव्यू किया तो भी उन्होंने पूरी सहनशीलता से हमारे सभी सवालों का शालीन जवाब दिया, अनुशासन के साथ जवाब दिया। हालांकि पूर्वाग्रह से पीड़ित हमारे देश का मीडिया अभी भी पत्थरबाजों के गम में आंसू बहा रहा है और किसी के पास इस जवान के घर जाने की फुर्सत नहीं है। इसलिए डीएनए के अंत में मैं आपको एक बार फिर से ये इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं। साथ ही आपसे अपील भी करूंगा कि आप इस विषय पर अपनी राय #जवान इंटरव्यू के साथ ट्वीट करें और इस जवान को और इस जवान के परिवार को सलाम करें। सर, वहाँ से हम लोग इलेक्शन करके निकल रहे थे और पब्लिक ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, तो हमने सर कुछ एक्शन लेना ठीक नहीं समझा क्योंकि माहौल बहुत ही ख़राब है और हमने बर्दाश्त करते हुए जो हमारा ट्रेनिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने सर वो काम किया और वहाँ से सही सलामत सबको निकाला। सर वो बहुत सेंसिटिव इलाका है सर, कश्मीर जो है बहुत सेंसिटिव इलाका है सर। फिर भी हमें तो ड्यूटी करना है सर, सही ड्यूटी करना है सर। मुश्किल तो है लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग है सर, हमारा ट्रेनिंग यही है सर कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें संभाल के चलना है, अपने आप को भी संभालना है और देश को भी संभालना है सर। वो सर खाली पत्थर, ऐसे ही पत्थर और मतलब पीछे से धक्का दे के मारे थे सर। वो बार बार बोल रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, गो इंडिया गो बैक, इसी का नारा लगा के हमें टॉर्चर कर रहे थे सर बोलने के लिए, लेकिन हमने नहीं बोला सर। हम जब तक जिएंगे देश के लिए जिएंगे सर और आगे भी ड्यूटी इसी तरीके से करते रहेंगे सर। सर हमारा सभी जवान सही ड्यूटी के लिए वहाँ पे तैनात है सर और आगे भी हमारे जवान ऐसे ही ड्यूटी करेंगे सर। कितने भी कष्ट हो जाए हम सब झेलने को तैयार हैं सर, देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। वीडियो देखे तो हमको लगा कि चलो मेरा बेटा के ऊपर बहुत गर्व है, देश के लिए रक्षा में लगा है और रक्षा करता रहेगा। ऐसा तो हम लोग को अनुभव नहीं था कि ऐसा हम झगड़ा होगा, हमको इसकी जानकारी नहीं था जी। वो जो न्यूज़ में देखे तब हमको पता लगा कि मेरा भी लड़का है। हाँ, तो हमको तो देश के लिए छोड़ना ही पड़ेगा ना। थोड़ा तो डर लगा कि मेरा बेटा बॉर्डर पर है, फिर भी गर्व हुआ कि उसका ड्यूटी है तो निभाएबे करेगा। थोड़ा डर लगा क्योंकि जो कश्मीर का जो माहौल है काफ़ी डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो एजेंडा चलता है पाकिस्तान का, सब थोड़ा मुश्किल था उस माहौल में चलना। तो जिस तरह से मेरे भाई पर जिम्मेदारी थी ईवीएम की और पोलिंग पार्टी की, वो बहुत ही ब्रेवली वहाँ से निकले और मुझे बहुत प्राउड है मेरे ब्रदर पे। हमारी अगली खबर अंतरिक्ष की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी हुई है। अब से कुछ घंटों के बाद ही पृथ्वी के बेहद करीब से एक एस्टेरॉयड गुजरने वाला है। वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड का नाम JO25 रखा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसे द रॉक भी कह रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक इस एस्टेरॉयड की लंबाई करीब 620 मीटर है, यानी ये एक बहुत बड़े आकार का एस्टेरॉयड है। ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा, लेकिन फिर भी इसकी दूरी पृथ्वी से करीब 18 लाख किलोमीटर होगी। पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाले ऐसे एस्टेरॉयड्स को अक्सर बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि JO25 के पृथ्वी से टकराने की कोई आशंका नहीं है। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज का इतिहास अंतरिक्ष की 2 घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1971 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। सैल्यूट 1 नामक इस स्पेस स्टेशन को 12 अप्रैल 1971 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से इसे एक हफ्ते के बाद
19 अप्रैल 1971 को लॉन्च किया गया। यह स्पेस स्टेशन 175 दिनों तक अंतरिक्ष में सक्रिय रहा था। इसके अलावा वर्ष 1975 में आज ही के दिन पहले भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। इसरो ने आर्यभट्ट को बेंगलुरु में तैयार किया था और कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल की मदद से आर्यभट्ट का प्रक्षेपण सोवियत संघ के एक लॉन्चिंग स्टेशन से किया गया था, जिसका नाम था कपुस्तिन यार। आर्यभट्ट का निर्माण खासतौर पर अंतरिक्ष में उपग्रह के संचालन का अनुभव लेने के लिए और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी और सोलर फिजिक्स पर शोध करने के लिए किया गया था। इस सैटेलाइट का नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। वर्ष 1928 में आज ही के दिन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का 125वां और आखिरी हिस्सा तैयार किया गया था, जिसके बाद इसे संपूर्ण ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के तौर पर प्रकाशित किया गया था। इससे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अलग अलग हिस्से अलग अलग रिलीज किए गए थे। 1882 में आज ब्रिटिश बायोसाइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन का निधन हुआ था। चार्ल्स डार्विन ने अपने शोध के जरिए दुनिया को यह बताया था कि धरती पर एक ही पूर्वज के जरिए सभी प्रजातियां अस्तित्व में आई हैं। डार्विन ने इवोल्यूशन पर अपनी थ्योरी को वर्ष 1859 में प्रकाशित किया था, जिसका शीर्षक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस थ्योरी को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की नींव माना जाता है। और वर्ष 1955 में आज ही के दिन जाने माने संरक्षणकर्ता और लेखक जिम कॉर्बेट का निधन हुआ था। जिम कॉर्बेट ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कर्नल थे। उन्हें इस दौर में आदमखोर बाघों का शिकार करने के लिए याद किया जाता है। उस दौर में गढ़वाल और कुमाऊं के गांवों में आदमखोर बाघ आम लोगों के लिए खतरा बन गए थे। भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क की नींव जिम कॉर्बेट ने उत्तराखंड में वर्ष 1936 में रखी थी और उस समय इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और डीएनए खत्म होने के बाद भी जवानों के सम्मान में #जवान इंटरव्यू के साथ ट्वीट करते रहिए। नमस्कार।